आ जाओ, देखो इधर, हम अपना स्टेटस शुरू करते हैं। देखो इधर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ध्यान से देखो, सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 याद करो, जब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का इससे पहले पार्टनरशिप लिया था ना, पार्टनरशिप के लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके कितने पार्ट थे बेटा? 3 पार्ट थे। कौन कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, इन दोनों को भी अलग कर दिया गया, इसी वजह से हम अलग से क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ऑलरेडी हमने इसका एक पार्ट पढ़ लिया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आज पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फिर हमारा लास्ट पार्ट बचेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। नाम में ही देखो बेटा दर्द है, इसके नाम में ही दर्द है। पहले क्या लिखा हुआ है? सेल्स, फिर क्या लिखा हुआ है? गुड्स। बस हमें ये 2 वर्ड पहले समझना है, क्या मतलब होता है सेल का और क्या मतलब होता है गुड्स का। चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ये पर्सन मान लो मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है और ये मिस्टर सी है। ए ने बी को सेल किया, ठीक है, और ए बी को बोल रहा है मैं सेल करूंगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बेटा हिंदी वाली, ठीक है, के ए। ठीक है, देखो ए बिल को सेल कर दिया और एक में क्या बोल रहा है? मैं करूंगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अगर आप किसी को सेल करने का प्रॉमिस करते हो तो उसको हम एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, लेकिन आपने किसी को सेल कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। याद रहेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? अगर आप कोई चीज फ्यूचर के लिए करते हो तो एग्रीमेंट वर्ड यूज करते हैं, और अगर आपने एट प्रेजेंट किया तो हम क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल बेटा 2 पार्ट में होता है, एक एग्रीमेंट टू सेल और एक सेल। सेल का मतलब क्या है? ऑन द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या है? कि फ्यूचर में होने वाला है। अभी हमने सिर्फ क्या बनाया है? एग्रीमेंट। आई बातें समझ में? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझना। 2 वर्ड होता है बेटा, एक है जस्ट इन रैम और एक है जस्ट इन पर्सनल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जस्ट इन रैम का मतलब है, जस्ट इन रैम का मतलब है कि राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। मान लो ये मार्कर अगर मैंने सेल कर दिया मिस्टर बी को, तो क्या ये बात सिर्फ हम दोनों को पता है या पूरी पब्लिक को? पूरी पब्लिक को, यानी उसका इस मार्कर पे राइट है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। इसको बोलते हैं जस्ट इन रैम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जस्ट इन पर्सोनम, अगर मैंने इस मार्कर को फ्यूचर में देना है तो एग्रीमेंट बनाया ना, कल के दिन कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ भी हो सकता है। सिर्फ अभी क्या बना है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके पास साथ बनेगा? एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ, समझा? लेकिन क्या मैं ऐसा बोल दूं कि नहीं नहीं उसका राइट हो गया पूरी होल वर्ल्ड? नहीं, उसका राइट है ओनली टू द दैट पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन। तो जस्ट इन रैम का मतलब क्या है? अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, और जस्ट इन पर्सनल का मतलब क्या? अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन, अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। बातें समझ में आ रही है? कोई डाउट यहां तक? तो हमने क्या बोला कि बेटा 2 बातें हैं, जस्ट इन रैम और जस्ट इन पर्सोनल। ठीक है, चलिए सेल करने के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं पहले उसको समझते हैं। पहले ये 2 वर्ड समझ में आया, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। इसका डिफरेंस बाद में बताऊंगा, अभी इतना समझा सेल क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। सेल मतलब ऑन द स्पॉट, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब फ्यूचर में। अब सेल करना हो या एग्रीमेंट टू सेल करना हो, उसके लिए एसेंशियल चीजें क्या है? पहले हम एसेंशियल पढ़ेंगे, फिर दोनों का हम डिफरेंस जानेंगे। ठीक है, देखिए आपके नोट्स में सबसे पहले देखो सेल का डेफिनेशन डिफाइन कर रखा है, सेक्शन 4 क्या लिखा हुआ है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ मनी कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब देखो सेल करने के लिए 2 लोग होने चाहिए, एक सेलर और एक बायर। एक सेलर और एक बायर। सेलर क्या करेगा? आर्टिकल की ओनरशिप देगा, और बायर क्या करेगा? पेमेंट करेगा। ध्यान से, वो पेमेंट ओनली मनी के फॉर्म में होना चाहिए। पेमेंट सिर्फ किस में होना चाहिए? मनी के फॉर्म में। इतनी बातें याद रहेगी। उससे पहले एक चीज बताना बेटा, मैं भूल गया लेक्चर शुरू करने से पहले, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होती है होल ऑफ इंडिया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहां तक अप्लाई होगी? होल ऑफ इंडिया। और ये इंडिया में आई थी 1 जुलाई 1930 को। कब आया था? 1 जुलाई 1930 को ये एक्ट इंडिया में आई थी।
ठीक है, चलो अब सेल के जरा फीचर्स समझो। सबसे पहला, एग्रीमेंट टू सेल होगा या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। तो इसमें दो पार्टी होंगे, कौन कौन से, बायर और सेलर। देखो नीचे आपको एसेंशियल एलिमेंट करके लिखा हुआ है। पहला क्या लिखा हुआ है बेटा, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब टू पार्टीज होंगे, और एक होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ओनली वन पार्टी होगा। ठीक है, एग्जांपल दो जरा, कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें ओनली वन पार्टी होगा। अब बोलोगे अमित सर ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें वन पार्टी होगा, सारे कॉन्ट्रैक्ट में तो दो पार्टी होंगे ना। है बेटा, मुझे बताओ इनकम टैक्स, मेरा इनकम टैक्स मैं भरूं या मेरे साथ मिलकर डिपार्टमेंट ही भरेगा, मैं भरूंगा ना। तो इट्स अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सिंगल पार्टी होता है, समझ में आ गया। तो जहां पे सिर्फ एक पार्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। केस फाइल करना है, मुझे करना है या पड़ोसी वाले आके करेंगे, तो वो यूनिलैटरल है, समझ में आ गया। तो यूनिलैटरल का मतलब क्या है, जहां पे सिंगल पार्टी होगा। बायलैटरल का मतलब जहां पे दो पार्टी होंगे। तो सेल क्या है बेटा, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। बताओ दो पार्टी कौन कौन से होंगे, बायर और सेलर। ठीक है, दूसरा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए। जब भी आप सेल करोगे तो ओनरशिप का जाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैंने इनको दिया यूज करने के लिए और ये मुझे कल वापस कर देगी, तो इसका मतलब क्या है, इट्स अ पोजीशन। ओनली पोजीशन गया ना, ओनरशिप गया क्या नहीं ना, तो वो सेल नहीं होगा। क्या माना जाएगा, सर्विस। जब पोजीशन जाती है तो सेल नहीं होता है, क्या कहलाता है, सर्विस। तो यहां पे लॉ मेकर क्या बोला, ओनरशिप जाना चाहिए तभी क्या होगा, सेल। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैंने प्रणीत को सेल कर दी और प्रणीत ने मुझे पैसे दे दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ सेल, ओनरशिप गया। कोई दिक्कत, नेक्स्ट आ दो। गुड्स, गुड्स का होना बहुत ही जरूरी है। गुड्स का मतलब क्या होता है ये बातें बाद में पढ़ेंगे, अभी सिंपल याद कर रखना है, गुड्स का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलो साथ में हम बेटा गुड्स को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगी, बस सुनने पे ध्यान दो, याद हो जाएगा। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब आप पूछोगे अमित सर पहले ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसे याद रखो, किसी भी आर्टिकल की वैल्यू अगर अर्थ से डिसमेंटल होने के बाद है तो वो मूवेबल है। किसी भी आर्टिकल की वैल्यू अर्थ से डिसमेंटल होने के बाद है तो वो मूवेबल है। फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, एसी अभी जो हमारे क्लासरूम में रखा हुआ है इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 0। लेकिन इसी एसी को अगर मैं नीचे उतारूं और फिर मार्केट में जाकर सेल करूं तो यस इसकी मार्केट वैल्यू होगी। समझा। तो किसी भी चीज की वैल्यू अर्थ से डिसमेंटल होने के बाद है तो क्या है बेटा, मूवेबल है। फॉर एग्जांपल एक बात मुझे बताओ बेटा, मैंगो जब तक झाड़ पे लगा हुआ है कोई वैल्यू है उसकी, नहीं। लेकिन जब मैंगो टूटेगा और मार्केट में आएगा तब उसकी वैल्यू होगी। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक। तो हमने क्या बोला कि सर गुड्स का मतलब क्या है, मूवेबल, और मूवेबल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी आर्टिकल जिसकी वैल्यू अर्थ से डिसमेंटल होने के बाद है तो वो क्या कहलाएगा, मूवेबल कहलाएगा। इतनी बातें याद रहेगी। तो आपको सिंपल याद क्या रखना है कि सेल में सबसे पहले क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, और गुड्स कैसा होना चाहिए, मूवेबल। ठीक है, तो देखो लॉ मेकर ने क्या बोला, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है बेटा, एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। आप पूछोगे अमित सर पहले ये बताओ एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है। एक ऐसा क्लेम विच गिव्स यू राइट टू डिमांड, एक ऐसा क्लेम विच गिव्स यू राइट टू डिमांड। अगर आपको कोई क्लेम ऐसा है जो आपको राइट टू डिमांड देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्शनेबल क्लेम। राइट टू डिमांड देता है तो हम क्या बोलेंगे उसको, एक्शनेबल क्लेम। अब बोलोगे अमित सर राइट टू डिमांड को जरा एक्सप्लेन करो एग्जांपल से। एक बात मुझे बताओ, आपने अगर एक लॉटरी टिकट परचेज किया है, लॉटरी टिकट लिया है, तो क्या वो एक्शनेबल क्लेम है। कब एक्शनेबल क्लेम बनेगा, जब वो आपका लॉटरी का नंबर आ जाएगा। जब तक आपने लॉटरी टिकट लिया वो टिश्यू पेपर है, लेकिन नंबर आ गया तो नाउ यू कैन क्लेम द मनी। अगर मैंने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया तो वो क्या, एक्शनेबल क्लेम। क्यों, क्योंकि उसका क्लेम मैं कब ले पाऊंगा, जब ड्यू डेट आएगा। समझ में आ गया। दूसरा, अगर मैंने चेकबुक घर में पड़ी हुई है, क्या वो एक्शनेबल क्लेम है, नहीं। लेकिन चेकबुक के ऊपर मेरा नाम लिख दो, साइन कर दो, अमाउंट डाल दो, अब नाउ इट इज एक्शनेबल क्लेम। समझा। तो कोई भी ऐसा क्लेम विच गिव्स यू राइट टू डिमांड हम क्या बोलेंगे, इट्स एक्शनेबल क्लेम। इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखो गुड्स की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, गुड्स मींस गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, यानी एक्शनेबल क्लेम इज नॉट अ गुड्स। एंड मनी इज ऑल्सो नॉट अ गुड्स। मनी बेटा गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगी बेटा, बट कौन सी मनी, करंट कॉइन और करेंसी, जो अभी अभी करंट में चल रही है।
करंट में जो चल रहा है, जैसे करंट में कौन कौन सी नोट चल रही है, 200 का, 500 का, 2000 का, 100 का, ये सब करंट कॉइन है या करेंसी है, तो ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है। लेकिन ओल्ड कॉइन, ओल्ड करेंसी, वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। करंट वाला सिर्फ नहीं आएगा, ओल्ड वाला आएगा। ठीक है, दोबारा, गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम और मनी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। ग्रास गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब क्या होता है, पेड़ को आपने कट कर दिया, पेड़ कट करने के बाद क्या बन जाता है, टिम्बर, तो दैट इज अ गुड्स। पेड़ को कट कर दिया, वो क्या बन गया, टिम्बर। पेड़ होता तो अर्थ के साथ अटैच्ड होता, तो वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आ जाता। लेकिन स्टैंडिंग टिम्बर इज अ गुड्स। अच्छा, टिम्बर के आपने कुछ कन्वर्ट कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने टिम्बर के ही तो बेंच बना रखे ना, हमने टिम्बर के ही चेयर बना रखे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इट्स अ गुड्स। समझ में आ गया, आ जाओ, टिम्बर समझ में आ गया, तो स्टैंडिंग टिम्बर इज अ गुड्स। ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स इज अ गुड्स। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि भैया किसी भी चीज की वैल्यू अगर अर्थ से डिसमेंटल होने के बाद है, तो मुझे बताओ क्रॉप्स की वैल्यू कब आएगी, जब तक लगा होगा जमीन पे, नहीं ना। क्रॉप्स की वैल्यू कब आएगी, जब उसकी कटाई हो जाएगी, मार्केट प्लेस में आएगा, तभी तो क्रॉप्स की वैल्यू आएगी। इसलिए हमने उसको नाम क्या दिया है, गुड्स का। मैंगो जब तक पेड़ पे लगा हुआ है, क्या वो गुड्स है, नहीं, लेकिन जब वो टूटेगा तो गुड्स कहलाएगा। ऐसा कभी मत बोलना, उसका स्टेटस शुरू से ही गुड्स है। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू अर्थ से डिसमेंटल होने के बाद ही है। ठीक है, तो ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास और कोई भी आर्टिकल जो फूड आर्टिकल हो, तो वो सब किसकी डेफिनेशन में आएगा बेटा, गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, तो देखो अब गुड्स की डेफिनेशन को सम अप कर रहा हूं। क्या बोला मैंने, बोलो, गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड शेयर्स भी बेटा गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं। कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, वो गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे, लेकिन पता कब, आफ्टर अलॉटमेंट। आफ्टर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन किया तो वो गुड्स नहीं है, अलॉटमेंट होने के बाद ही उसका वजूद आता है ना। हाँ, अभी आपके नाम पे शेयर्स आ गया, आफ्टर अलॉटमेंट इज अ गुड्स, आफ्टर अलॉटमेंट इज अ गुड्स। इतनी बातें समझ में आ गई, पक्का गुड्स की डेफिनेशन समझ में आया। चलो लास्ट टाइम रिपीट करो जरा गुड्स की डेफिनेशन। गुड बोलो, गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, बट इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास एंड शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट। क्लियर है, ऐसी गुड्स की डेफिनेशन एग्जाम में भी लिख के आना। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए, अब गुड्स बेटा इंडिया में 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। सुनना, एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब एट प्रेजेंट जो गुड्स मार्केट में अवेलेबल है। मुझे बताओ, एप्पल का भी रिसेंटली कौन सा जनरेशन आया था, 13 ना, 14 अभी नहीं आई ना, तो 13 क्या एग्जिस्टिंग है, क्या 12 है अभी मार्केट में, है ना, एग्जिस्टिंग है। क्या उसका 11 है एग्जिस्टिंग है, लेकिन क्या उसका फर्स्ट जनरेशन है मार्केट में, नहीं, रेयर चांस कभी मिल गई तो मिल गई। समझ में आ रहा, तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं कहलाएगा। मुझे बताओ, क्या अभी मार्केट में सेंट्रो कार है, पुरानी वाली टैक्सी के फॉर्म में है, एग्जिस्टिंग है, अभी भी है। लेकिन क्या एम्बेसडर है जो पहले बहुत पहले चलती थी, रेयर, बहुत रेयर, मार्केट में है, लेकिन क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, नहीं, जो पुरानी वाली पड़ी हुई है उसका एक्सटेंशन लेके हम काम कर रहे हैं। समझ में आ गया, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या, एट प्रेजेंट जो मार्केट में अवेलेबल है। नोकिया 1100 रहा, अब नोकिया 1100 रहा, नहीं, एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं कहलाएगी, वो है ही नहीं, बहुत रेयर चांस किसी के पास बहुत पुराना है तो मिल जाएगा, मार्केट में सेल के लिए मिलती है, नहीं, तो एग्जिस्टिंग गुड्स के डेफिनेशन में वो नहीं आएगा। क्लियर है। दूसरा होता है बेटा फ्यूचर गुड्स, जो आने वाला है। जैसे आप मुझे बताओ, ओला ने 2-3 महीने पहले क्या बोला था, हम स्कूटी लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक, आ गई ना, मतलब एग्जिस्टिंग। एथर की आ गई ना, मतलब एग्जिस्टिंग। लेकिन मान लो ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की जो प्लान कर रही होगी कि अभी मार्केट तो इलेक्ट्रॉनिक ही होने वाला है, तो हम स्कूटी ही निकालेंगे। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, देखा जाए गुजरात की बहुत सारी कंपनी आ चुकी है, स्कूटी लेके आ चुकी है ना, 30, 40, 50,000 तक में आपको स्कूटी दे देते हैं। जैसे एम्पियर जो स्कूटर है वो गुजरात का ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये सारी गुड्स क्या थी बेटा, अभी एग्जिस्टिंग है, लेकिन पहले के लिए क्या थी, फ्यूचर, आने वाली है। समझ में आया, फ्यूचर गुड्स मतलब जो आएगा। और कंटीजेंट, जिसका आना या ना आना तय नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत पहले एक बाइक सुनी होगी, यामा की सबसे फर्स्ट बाइक जो इंडिया में लॉन्च की थी उन्होंने, RX 100, कि अभी उसके लॉन्च के ऊपर कंटीजेंसी है ना, कि पता नहीं कंपनी लाएगी या नहीं लाएगी।
तो वो क्या कहलाएगी बेटा, कंटीजेंट गुड्स। समझ में आ गया। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब जो एट प्रेजेंट मार्केट में अवेलेबल है, फ्यूचर गुड्स का मतलब जो फ्यूचर में आने वाला है, और कंटीजेंट का मतलब जिसका आना और ना आना फिक्स नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ कंटीजेंट गुड्स। कोई दिक्कत? चलिए, अब एग्जिस्टिंग गुड्स बेटा 3 टाइप के होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सुनना। पहला, एक होता है बेटा अनअसर्टेन्ड, एक होता है असर्टेन्ड और एक होता है स्पेसिफिक। क्या बोला मैंने? एग्जिस्टिंग गुड्स के 3 टाइप। कौन कौन से? अनअसर्टेन, असर्टेन और स्पेसिफिक। अनअसर्टेन का मतलब क्या है? ये वो वाला गुड्स है जो अभी तक अपन ने सेलेक्ट नहीं किया है। आप इसको बोल सकते हो लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक। लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक इज अ अनअसर्टेन गुड्स। लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक इज अ अनअसर्टेन गुड्स। सेलेक्टिंग द आर्टिकल फ्रॉम दैट स्टॉक इज कॉल्ड असर्टेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऑडी कार खरीदनी है, शोरूम के बाहर जब तक मैं खड़ा हूं, शोरूम के अंदर जितनी भी कार है ऑडी की, वो सब मेरे लिए क्या है? अनअसर्टेन। अब शोरूम के अंदर गया और मैंने एक मान लो ऑडी सीरीज 5 के ऊपर बोला ये चाहिए मुझे, वो क्या हो गई? असर्टेन। अब उसका क्या बताऊंगा? स्पेसिफिकेशन। हर एक कार के अपने वेरिएंट्स होते हैं ना, उसका मैंने स्पेसिफिकेशन बताया। जैसे ऑडी कार एक रूफ वाली आती है, एक विदाउट रूफ आती है, एक में कन्वर्टेबल होता है कि आप रूफ डाल सकते हो। तो ये क्या हो गया बेटा? स्पेसिफिक। समझ में आ गया? पक्का? मुझे बताओ, टेलीविजन शोरूम के बाहर खड़ा हूं, सारी टेलीविजन मेरे लिए, अंदर जाके एक ब्रांड सेलेक्ट किया सोनी। अब मैं बोल रहा हूं उसमें 36 इंच का चाहिए, 52 इंच का चाहिए या 100 इंच का चाहिए, क्या हो गया? स्पेसिफिक। समझ में आ गया? तो ये टाइप किसके? एग्जिस्टिंग के। जब तक गुड्स का मार्केट में प्रेजेंट नहीं होगा तब तक उसके हम क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। मार्केट में होगा तो ही क्या होगा बेटा? क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया? तो इन टोटलिटी ये है गुड्स का पूरा डायग्राम। चलो जल्दी बताओ, गुड्स के डेफिनेशन में क्या आएगा? गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, एंड फर्दर इंक्लूड्स शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स आफ्टर अलॉटमेंट। कोई दिक्कत? गुड्स कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट। फ्यूचर मतलब जो आने वाली है, एग्जिस्टिंग मतलब एट प्रेजेंट मार्केट में अवेलेबल है, और कंटीजेंट का मतलब आना और ना आना तय नहीं है। एग्जिस्टिंग फर्दर कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? अनअसर्टेन, असर्टेन और स्पेसिफिक। अनअसर्टेन मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक। असर्टेन का मतलब सेलेक्टिंग वन आर्टिकल फ्रॉम दैट स्टॉक एंड गिविंग स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट आर्टिकल इज कॉल्ड स्पेसिफिक। याद रहेगा? पक्का? चलिए अब ध्यान से बेटा, जब तू गुड्स खरीदने के लिए जाएगा तो तुझे कुछ ना कुछ तो ओनरशिप डिटेल मिलेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये मेरा गुड्स है। अदरवाइज पता चलेगा ये मेरा गुड्स है? नहीं ना। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि जब भी अपन गुड्स खरीदने जाएंगे अपन को एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। अब ध्यान से, इस डॉक्यूमेंट को 2 नाम दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। 2 होता है बेटा, एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या? द पर्सन हु होल्ड दैट डॉक्यूमेंट विल बी कॉल्ड एज ओनर, विल बी कॉल्ड एज ओनर। डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल का मतलब क्या है? जिसका नेम उस पर लिखा हुआ है दैट विल बी कॉल्ड एज ओनर। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा? शेयर सर्टिफिकेट। मुझे बताओ, अगर शेयर खरीदा है अनिकेत ने तो उसके शेयर सर्टिफिकेट पे नाम भी किसका लिखा होगा? अनिकेत का। तो वो क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल। आप लोगों ने 10th का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, 12th आप लोग पास आउट है, तो 10th और 12th की मार्कशीट आ गई, 10th और 12th का सर्टिफिकेट आ गया, उसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, बाजू वाले का लिखा हुआ है? आपका ही लिखा हुआ ना, डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल। आप जब कभी जॉब देने के लिए जाओगे तो सीवी बनाओगे अपना या बायोडाटा बनाओगे? अच्छा बताओ, सीवी और बायोडाटा में क्या डिफरेंस होता है? सीवी अच्छा, और बायोडाटा? वेरी गुड। जॉब में जाओगे तो क्या दोगे, सीवी या बायोडाटा? क्यों सीवी, बायोडाटा क्यों नहीं? करेक्ट बेटा, जो बायोडाटा होता है ना वो पर्सनल। कभी तुम्हारा कोई रिश्ता देखने के लिए आया, शादी करनी है, उस टाइम अपना डिटेल दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड बायोडाटा। लेकिन जॉब में रिश्ता थोड़ी करने जा रहे हो, वहां पे क्या लगेगा बेटा? सीवी लगेगा। समझ में आया? तो वहां पे हम क्या देते हैं अपनी बायोडाटा में? कभी दोगे ऐसा एकेडमिक क्वालिफिकेशन 2004 में ये पास किया, फिर ये पास किया, फिर ये पास किया, ऐसा दोगे? बायोडाटा में सिर्फ अपनी डिटेल ना भाई, लेकिन सीवी में सारे चीज आपको लिखने पड़ेंगे। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? एक बात मुझे बताओ, बायोडाटा
डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है? शोइंग है ना, जिसका लिखा हुआ है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, या मान लो अनिकेत के बायोडाटा में मेरी इंफॉर्मेशन होगी? नहीं ना भाई, समझ में आ रहा? डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल समझ में आया। और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मीन्स द पर्सन हु होल्डिंग दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज ओनर। चलो एग्जांपल देके समझाता हूं। मैं मान लो पापा के 60th बर्थडे पे पापा को एक वॉच गिफ्ट किया टाइटन का, तो मैं गया दुकान पे लेने के लिए और लेके आ गया, ठीक है। अब उस इनवॉइस के ऊपर मेरा नाम लिखा गया, तो वो इनवॉइस क्या बन गया? डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल। लेकिन एक बात बताओ, कल के दिन वॉच वारंटी में थी 3 साल। अब मैं तो ऑफिस चला गया, मैंने पापा को बोला पापा ये इनवॉइस लेके जाओ, उसको दिखाना और वो रिपेयर करके दे देगा। तो अब मुझे बताओ वो जो इनवॉइस था वो शोइंग हुआ या ऑफ टाइटल हुआ? ऑफ टाइटल। तो याद रखना, कभी भी अगर आप कोई आर्टिकल परचेज करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट शोइंग नहीं होता, क्या कहलाता है वो? ऑफ टाइटल। लेकिन मान लो आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम थी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रिस्क्रिप्शन बुक जो बनाते हैं, वो बुक जो बनाया वो क्या कहलाएगा? शोइंग या ऑफ? शोइंग। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए है ओनली, नॉट फॉर फैमिली मेंबर यूज। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? पक्का। तो अब मुझे बताओ, जब गुड्स खरीदूंगा तो क्या मिलेगा? शोइंग या ऑफ? डिपेंड्स। ऑफ भी मिल सकता है और शोइंग भी मिल सकता है। सर्विस के केस में जनरली क्या मिलता है बेटा? शोइंग। और ऑफ के केस में, गुड्स के केस में जनरली क्या मिलता है? ऑफ। आई बातें समझ में? तो जब भी अपन बेटा कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे गुड्स का, तो या तो मुझे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मिलेगा या तो डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल मिलेगा। अब समझना, 2 टाइप से बेटा कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। पहले सिचुएशन क्रिएट करता हूं, फिर बताऊंगा दोनों का डिफरेंस क्या है। मैं किराने की दुकान पे गया और वहां से कुछ हाउस होल्ड आर्टिकल खरीदे और मैंने क्या बोला, भैया ये आर्टिकल घर पे पहुंचा देना ना। उसने बोला ठीक है, 1 घंटे का टाइम दो, मैं पहुंचा दूंगा अपने वर्कर से। ठीक है, एक तो ये वाला सीन हो गया। और एक तो ऐसा हुआ कि मैं किसी पेंटिंग करने वाले के पास गया, मुझे बाइक की पेंटिंग करवानी थी। मैं अपनी बाइक लेके गया और उसको क्या बोला, भैया इसकी पेंटिंग कर दो। दोनों में बताओ डिफरेंस क्या है? पहला वाला, मैं दुकानदार के पास गया और उसको बोला हाउस होल्ड आर्टिकल दो, और उसने मुझे आर्टिकल दिया और मैंने बस उनसे पूछा डिलीवरी कर दोगे क्या? उसने बोला हाँ कर दूंगा। अब मुझे बताओ उसका मेन काम आर्टिकल सेल करना था या डिलीवरी करना था? सेल करना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, ध्यान से। जब आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वहां पे मुझे बताओ ब्यूटी पार्लर का, रेस्टोरेंट का मेन काम क्या है? सर्विस ना। लेकिन इंसिडेंटल वो आपको गुड्स देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। तो आप सिंपली बेटा ये चेक करो, आप सिंपली ये चेक करो कि उस बिजनेसमैन का, उस पर्सन का मेन वर्क क्या है। अगर मेन वर्क है आर्टिकल को सेल करना तो इट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और अगर मेन काम है सर्विस देना इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। मान लो टफेल जो है मान लो किसी मिस्टर बी के पास गया और मिस्टर बी को क्या बोल रहा है, भैया मेरा जरा बना दो, फोटो बना दो मेरा। ये क्या है? अब क्या उसको बोलेगा वो बंदा कि नहीं तुम पहले लेके आ जाओ, ब्रश लेके आओ, पेंट लेके आओ, कलर लेके आओ, ये सब बोलेगा? नहीं ना, बना के देगा। इसका मतलब वो कौन सी सर्विस दे रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। आप मुझे बताओ, अनिकेत किसी डॉक्टर के पास गया, डेंटिस्ट के पास गया, ठीक है, इसको तिथ लगवाना था या तिथ में होल थे उसको फिल करवाना था, तो क्या इसको डॉक्टर बोलेगा भैया तुम रॉ मटेरियल खरीद के लेके आओ? नहीं ना। तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। याद रहेगा। तो जब भी बेटा हम गुड्स की बात करते हैं तो 2 कॉन्ट्रैक्ट याद रखना, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सेल कब होगा? जब तुम्हारा मेन कैरेक्टर क्या होगा? सेल करना। एंड वर्क एंड लेबर कब होगा? जब तुम्हारा मेन कैरेक्टर क्या होगा बेटा? सर्विस। इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का। अब देखो ये सारी बातें मैंने कहाँ पे लिखी है, तो जो मैंने नोट्स दिया है बेटा उस नोट्स को ओपन कीजिए, पेज नंबर 44 पे देखिए, लिखा हुआ है एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स। लिखा है क्या? लिखा हुआ है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और गुड्स। अभी हमें गुड्स को ही पढ़ रहे थे। पेज 44 ही बेटा 3rd नंबर का पेज है, 1st और 2nd नंबर का ही पेज है, 1st पेज पे ही दिख रहा है। देखो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप दिखा,
गुड्स दिखा, नेक्स्ट प्राइस क्या है बेटा, प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइस। प्राइस का होना बहुत ही जरूरी है, बिना प्राइस के नहीं होगा। प्राइस में सिर्फ मनी चाहिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो, नाम क्या आपका, मैंने मान लो निशा को अपना फोन दिया और निशा ने मुझे अपना फोन दे दिया, ये क्या सेल है, एक्सचेंज हो गया ना ये तो। लेकिन मैंने अपना फोन निशा को दिया और निशा ने मुझे 1 रुपये दे दिए, क्या ये सेल है, यस इट इज अ सेल। ये मत देखो भाई कि पैसा कितना मिला, कुछ तो मिला तो वो सेल माना जाएगा। अच्छा मैंने निशा को फोन दिए, निशा ने कुछ नहीं बोला, ठीक है सर मैं रख लेती हूँ, आपने दिया मैं रख लेती हूँ, क्या वो सेल है, कंसिडरेशन कुछ मिला क्या, नहीं। समझ में आ गया। तो कंसिडरेशन में सिर्फ क्या मिलना चाहिए, मनी, तभी क्या माना जाएगा, सेल। चलिए अब आते हैं अदर एसेंशियल एलिमेंट। फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, जबरदस्ती नहीं कर सकता मैं, ठीक है। बाकी डिटेल में समझेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ाऊंगा तब। दूसरा, पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाला इंसान चिल्लर नहीं होना चाहिए, या दोनों चिल्लर नहीं होनी चाहिए। चिल्लर में क्या गेम खेलोगे भाई, एक एडल्ट होना चाहिए और एक दोनों एडल्ट, एक एडल्ट चिल्लर नहीं होना चाहिए, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए भैया, एडल्ट होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन, मैंने मान लो निशा को अपना फोन दिया, निशा ने मुझे उधर से ड्रग्स दिया, चलेगा क्या, नालायक। कंसिडरेशन लॉफुल थोड़ी है, ये तो लीगल हो गया ना। नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, निशा को मैंने फोन दिया और मैंने क्या बोला, बेटा फोन तो दे रहा हूं लेकिन तुझे हर्षिता मैम का मर्डर करना है। मुझे बताओ, ये तो भाई लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं रहा ना। लॉ मेकर ने बोला ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, याद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं बेटा सेल और एग्रीमेंट टू सेल के डिफरेंस को। चलो ऐसे ही समझते हैं। सेल ऑन द स्पॉट, एग्रीमेंट टू सेल इन फ्यूचर। पहला डिफरेंस समझ में आ गया, सेल ऑन द स्पॉट होता है, एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में। सेल में मुझे बताओ पोजीशन जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में पोजीशन देना पड़ेगा। अच्छा सेल में ओनरशिप पक्का जाएगी, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप फ्यूचर में जाएगा। समझ में आ गया। चलो ध्यान से, इस मार्कर का मैंने अनिकेत के साथ एग्रीमेंट टू सेल बना लिया। बताओ सबसे पहले ये बताओ, ये जस्ट इन पर्सनल है या जस्ट इन रैम है, पर्सनल है। अच्छा ध्यान से, मार्कर का मैंने एग्रीमेंट टू सेल बना लिया। अब मार्कर की डिलीवरी करनी है, मान लेते हैं मुझे 1 अप्रैल को 31 मार्च को मुझे मैसेज आता है अनिकेत का, सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, नहीं ले रहा मैं, क्या करूंगा मैं क्या बोलूंगा, भैया तेरी वजह से जो मुझे नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई कर, क्योंकि तेरी वजह से मैंने आर्टिकल किसी और को नहीं सेल किया। अब तेरे साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट 12 रुपए में किए थे, अभी मार्केट रेट हो गया 10 रुपया, 2 रुपये की भरपाई करो। समझा, इतनी बातें समझ में आ गई। तो एग्रीमेंट टू सेल में तुम सिर्फ क्या मांग सकते हो, ओनली डैमेज, कॉम्पनसेशन मांगोगे क्या ना। लेकिन अगर मान लो मैंने ये मार्कर सेल कर दिया, अनिकेत ने पूरे मार्कर के मजे ले लिए, क्या बोल रहे सर रिटर्न रख लो, क्या रख लो भाई, क्या चाहिए उसके साथ मुझे, कॉम्पनसेशन। आ रही है बातें समझ में। अच्छा अभी मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किसने तोड़ा, बायर ने। अब अगर मैं तोड़ दूं तो टिट फॉर टैट, वो मेरे से मांगेगा, सेम बातें होंगी ना। तो इसका मतलब क्या, अगर कौन तोड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट, बायर, तो बायर विल बी लायबल, और सेलर तोड़ रहा है तो सेलर विल बी लायबल। आ रही है बातें समझ में। लेकिन सेल में क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन, और डैमेज, और एग्रीमेंट टू सेल में ओनली डैमेज की भरपाई होगी। समझा पक्का। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेटा सेल और एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। फिर जस्ट उसके नीचे देखो, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, डिफरेंस बिटवीन सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर बताया, वो मैंने वहां पे लिख दिया है। कॉन्ट्रैक्ट एंड लेबर एंड सेल क्या होता है। चलिए उसके नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 46, हायर परचेज। इसके तो आप लोग मास्टर हो। बताओ हायर परचेज क्या होता है, अकाउंट्स में ही पढ़ा है। ईएमआई, अपने अगर नॉर्मल टर्म की बात करें तो ईएमआई। आजकल मुझे बताओ अपन आर्टिकल किस पे परचेज करते हैं, ईएमआई पे। अच्छा बताओ ईएमआई पे आर्टिकल परचेज करने का तरीका क्या होता है, पहले डाउन पेमेंट, और फिर क्या होगा, हम आर्टिकल परचेज करेंगे। अच्छा डाउन पेमेंट देने के बाद आर्टिकल की क्या बन जाएगी, इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। मैं आर्टिकल का ओनर कब बनूंगा, लास्ट पेमेंट पे। यानी जब तक मैं आर्टिकल का लास्ट पेमेंट नहीं दे रहा हूं, लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा हूं, आई विल बी कॉल्ड एज हायरर। मतलब मैं आर्टिकल को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूं और उसके बदले में जो ईएमआई जा रही है ना, वो रेंटल चार्ज माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लो अनिकेत ने एक बाइक खरीदा, मान लो रिवोल्ट इलेक्ट्रॉनिक बाइक इसने खरीदा, ठीक है, 60,000 का डाउन पेमेंट दिया, बाकी का इसका ईएमआई बना 2,000 पर मंथ, ठीक है। अब 2,000 ईएमआई जो इसका बना वो 36 मंथ के लिए बना, तो इसने
10 मंथ्स तो दे दिए, बाद में EMI नहीं पे कर रहा, तो बैंक वाले आएंगे, गाड़ी लेके चले जाएंगे। अब ये क्या बोल सकता है कि सर मैंने जो पहले EMI दिए थे, डाउन पेमेंट दिए थे, वो वापस कर दो? वो क्या मान लिया जाएगा? रेंटल चार्ज। जब तक तुमने आर्टिकल को यूज किया उसका रेंटल चार्ज। समझ में आ गया? लेकिन जब मैं 60 इंस्टॉलमेंट 36 इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा तो अब मेरी बाइक मेरी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा एक बात मुझे बताओ, तुम जब बाइक EMI पे लेते हो, तुम्हारा पैसा कौन पे कर चुका है? बैंक या कंपनी तुम्हें दे रही है EMI? बैंक। तो आर्टिकल लेके भी कौन जाएगा? बैंक। आ रही बातें समझे? और फिर बैंक इसकी क्या कर देगा? बैंक को तो अपना पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक ऑक्शन में डाल देता है इसको। किस में डाल देगा बेटा? ऑक्शन में। आ रही है बातें समझ में? तो कभी ऐसा देखते रहो, कोई कभी किसी गाड़ी वगैरह की ऑक्शन, अच्छा पुलिस वालों के पास गाड़ी जमा होती है, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, किसी की गाड़ी ऐसे सड़क पे पड़ी थी, पुलिस वाले उठा के लेके आ गए, मान लो तुम्हारी गाड़ी जो थी नो पार्किंग में खड़ी थी, तुम्हारी गाड़ी वहाँ से गई, अब तुमने गाड़ी को क्लेम ही नहीं किया, किसकी गाड़ी? पुलिस वाले की ना, ओनरशिप थोड़ी गया है। तो देखते वो लोग सराह देते हैं पूरी गाड़ी, बेचने का राइट ही नहीं है ना, बेच ही नहीं सकते। बेचने का राइट होता तो कब का बेच नहीं देते, बेच देते ना। लेकिन देखते हो पुलिस वालों के पास भंगार में कितनी गाड़ी पड़ी रहती है, जो पूरी गाड़ी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। पता कब? 15 ईयर्स के बाद। फिर वो क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा राइट गया। 15 साल के बाद क्या होता है? फिर से लेना पड़ता है ना राइट, और राइट मिलेगा तभी तुम्हारा, अदरवाइज नहीं। तो 15 साल तक तो वो ऐसे ही रखे रहते हैं, और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। किसमें? स्क्रैप में। आ रही है बातें समझ में? पक्का? चलिए तो देखिए हायर परचेज में क्या लिखा है मैंने, हायर। अच्छा मुझे बताओ, हायर परचेज में गुड्स का पोजीशन जाएगा? पोजीशन जाएगा ना? हाँ सर, गुड्स का पोजीशन जाएगा, लेकिन ओनरशिप जाएगा नहीं। ओनरशिप कब जाएगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट में। इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? अब आप मुझे बताओ हायर परचेज और सेल में क्या डिफरेंस होगा? हायर परचेज में ओनरशिप ऑन द स्पॉट नहीं जाएगा, लेकिन सेल में ओनरशिप ऑन द स्पॉट जाएगा। हायर परचेज में पोजीशन पक्का जाएगा, लेकिन सेल में पोजीशन जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। ठीक है? हायर परचेज में रिस्क फ्यूचर में ट्रांसफर होगा, लेकिन सेल में रिस्क ऑन द स्पॉट ट्रांसफर हो जाएगा। आपको पता है ना, रिस्क फॉलोज द ओनरशिप, जिधर ओनरशिप उधर ही रिस्क होगा। अच्छा इसका एक जीता जागता एग्जांपल देता हूं बेटा। मैं किसी दुकान पे कोई आर्टिकल लेने के लिए गया, उसने आर्टिकल पॉली बैग में डाल के दिए और मैंने ले लिया, अभी तक पेमेंट नहीं किया था, मेरे हाथ में पॉली बैग फट गई, नुकसान किसका? क्या पेमेंट करना पड़ेगा मुझे? आंसर यस, क्योंकि नुकसान आपके थ्रू हुआ, पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब वो पॉली बैग में डाल रहा था उसके हाथ से ही फट गई, अब नुकसान उसका। जैसे ही आर्टिकल एक बार मूव कर गई सेलर के हैंड से किसके हैंड में? बायर के हैंड में, तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? अब आपको क्या हो जाएगा बेटा? लाइबल हो जाओगे, तो रिस्क ट्रांसफर हो गया। तो हायर परचेज में रिस्क कब ट्रांसफर होगा? जब लास्ट EMI लगी। ठीक है? इसलिए बेटा कभी भी तुम्हें दिल कर रहा हो ना कि नहीं मुझे बाइक की ओनरशिप नहीं लेने का, बिंदास EMI पे गाड़ी निकालने का, ठीक है, 4-5 महीने गाड़ी को यूज करने का, बिंदास EMI भरने का, और फिर 3-4 महीने डिफॉल्ट कर देने का, आएगा वो चुपचाप गाड़ी लेके चला जाएगा। ठीक है? फिर दोबारा EMI पे गाड़ी निकालने का, फिर यूज करने का, फिर छोड़ देने का। अरे बेटा कोई बात नहीं, ब्लैक लिस्ट अपना दोस्त कब काम आएगा, बाजू वाले कब काम आएंगे, उनके नाम पे निकालने का। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर है? ऐसे करके आप EMI पे गाड़ी इस्तेमाल करो। और एक बताओ बेटा, एक तो बिहार के एक पर्सन ने क्या दिमाग लगाया, उसको ऑस्ट्रेलिया में जॉब लगा और उसके पास गाड़ी थी BMW, सॉरी मर्सिडीज। अब उस मर्सिडीज को मैं पार्क कहाँ करूँ? पार्किंग नहीं थी उसके पास, मर्सिडीज तो खरीद ली, पार्किंग नहीं थी। उसने क्या दिमाग लगाया, पता क्या किया? मर्सिडीज को गिरवी रख के लोन उठा लिया। हाँ, मर्सिडीज को गिरवी रख के क्या उठा लिया? लोन। ठीक है? और अब मुझे बताओ गाड़ी कौन लेके चला जाएगा? बैंक वाले लेके जाएंगे ना। बैंक वालों ने बाइज्जत मैनेजर ने उसको बैंक के पार्किंग में पार्क किया। ठीक है? बंदा ऑस्ट्रेलिया से आया, लोन का तो कुछ इस्तेमाल था नहीं, उसको लोन वापस कर दिया और फिर गाड़ी लेके आ गया। उससे पूछा ये क्या था? बोला सर मेरे पास पार्किंग नहीं थी ना, उसका जुगाड़ था ये। देखो कितना दिमाग लगाते हैं लोग, किस हद तक सोचते हैं। ठीक है? गाड़ी को गिरवी रख के क्या ले लिया बेटा? लोन उठा लिया और कहाँ डाल दिए? गाड़ी के पार्किंग में डाल दिया। इसको बोलते हैं दिमाग, ब्रेन का फुल इस्तेमाल किया उसने। वो बातें समझ में आ रही है? आजा बेटा, सेल और हायर परचेज के चला हम फटाफट से डिफरेंस पढ़ ले। देखो पहला क्या लिखा हुआ है? सेल जो है किससे गवर्न होता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सोगा से होता है।
जबकि हायर परचेज एग्रीमेंट किससे गवर्न होता है? हायर परचेज एक्ट 1972 से। अच्छा, सेल क्या होता है बेटा? इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जबकि हायर परचेज क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल। बताया था ना, एग्रीमेंट का मतलब क्या है? फ्यूचर में। सेल में क्या होगा? पोजीशन ट्रांसफर होगा। एग्रीमेंट टू सेल में बेटा पोजीशन फ्यूचर में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट, हायर सेल में बेटा ओनरशिप तुरंत जाएगी, लेकिन हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, सेल का कॉन्ट्रैक्ट हम टर्मिनेट कर सकते हैं? एक बार गुड्स सेल हो गई, फॉर एग्जाम्पल अनिकेत ने BMW खरीद लिया, 2 दिन चढ़ लिए, पेट्रोल के पैसे नहीं है, अब बात जा रहा है BMW वापस करने। सर रख लो, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ऐसे में। क्या वापस होगी? नहीं। लेकिन हायर परचेज हो सकती है। क्लियर है? राइट टू डिपोज द गुड्स। मुझे बताओ, मैंने ये मोबाइल सेल कर दिया, क्या उसका दोबारा वापस ले सकता हूं? नहीं। लेकिन हायर परचेज में ले सकता हूं। कब? जब वो EMI का डिफॉल्ट करेगा तो। कोई भी बेटा 6 to 7 पॉइंट याद रखना, ठीक है? ज्यादा अपन को याद नहीं रखना। चलो उसके नीचे देखो, गुड्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है, पढ़ा चुका हूं गुड्स का डेफिनेशन। क्या पढ़ाया था? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, इंक्लूडिंग शेयर्स एंड स्टॉक, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। फिर गुड्स के कितने टाइप बताए थे? 3 टाइप। कौन कौन से? एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट। और एग्जिस्टिंग के कितने टाइप? 3 टाइप के। कौन कौन से? अनसर्टेन, असर्टेन और स्पेसिफिक। देखो सारा चित्रहार वहां पे बना हुआ है। गुड्स के 3 पार्ट और 3 पार्ट के 3 असर्टेन, सब लिखा हुआ है। ये बेटा पूरा टॉपिक खत्म होता है आपको पेज नंबर 49 पे। समझा? और देखो पेज नंबर 49 पे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल लिखा हुआ है, समझा चुका हूं। अब देखो पेज नंबर 49 का एक टॉपिक मैंने आपको नहीं समझाया, क्या? पेरिशेबल वाला। चलो ठीक है, मैंगो का सीजन आ रहा है। क्या मुंबई में क्या पूछना है? एनी टाइम मैंगो मिल रहा होता है। मुंबई में कोई सीजन है क्या? हर एक चीज एनी टाइम मिल जाती। नहीं मिलते? नहीं। मैंगो जूस नहीं मिलते? तो हुआ ना। अच्छा मुझे बताओ, सीजन तक में जूस मैंगो का बनेगा और मैं उसके बाद एप्पल का। नालायक। तो मैंगो एनी टाइम मिलते हैं ना भाई। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो मैंगो आपको 365 डेज मिलते हैं, कैसे आते हैं? 365 डेज तो ग्रो नहीं होते, कोल्ड स्टोरेज। और जनरली पता है बेटा, आपने देखा होगा मैंगो जो जूस वाले होते हैं ना, उनकी जगह पे अगर मैंगो देखने के लिए जाओगे तो बेटा 1-1 फीट का मैंगो होता है ना? बड़े बड़े मैंगो होते हैं। ऐसा इंडिया में है? कहाँ से आते हो? चाइनीज मैंगो होते हैं सबके सब, चाइना से इंपोर्ट होते हैं। चाइना वाले तो हर एक चीज़ में आगे हैं बेटा। उनको अगर एग्रीकल्चर करने के लिए छोड़ देना तो बेटा पता नहीं क्या क्या करेंगे वो तो। चलो हम बात करते हैं बेटा किसकी? पेरिशेबल गुड्स की। मुझे बताओ, अनिकेत का मैंगो का बहुत बड़ा गार्डन, ठीक है? इस बार मैंने अनिकेत को बोला, अनिकेत सारा मैंगो तुम मुझे सप्लाई करोगे। बोला हाँ सर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। बोला सर मेरे पूरे मैंगो का कॉस्ट होगा 10 करोड़। मैंने 2 करोड़ एडवांस में दे दिए, 8 करोड़ और पे करने हैं भाई। एक बात मुझे बताओ, अब मुझे बताओ मैंगो की केयर टेकिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैं क्यों? मैं ले रहा हूं भाई, देने वाला इंसान वो है, मैं क्यों करूं? तो अनिकेत करेगा। अब मुझे बताओ, आर्टिकल मुझे देने से पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, मैं लूंगा? नहीं ना, यानी कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दूंगा भाई, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आर्टिकल लेने के बाद डिस्ट्रॉय हुआ तो नुकसान मेरा, नुकसान मेरा। अच्छा एक बात बताओ, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, ठीक है, गुड्स पेरिशेबल नेचर का है और कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले गुड्स पेरिशेबल हो गया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पेरिशेबल हुआ तो पता करो पेरिशेबल किसकी गलती की वजह से हुआ है। अगर सेलर की गलती की वजह से हुआ है तो सेलर विल बी लायबल। अब मुझे बताओ, अनिकेत को मुझे अप्रैल में मैंगो सप्लाई करना था या मई या जून में, जब मार्केट में आएगा मैंगो तब सप्लाई करना था, तब तक केयर टेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? नहीं किया किसने? अनिकेत ने। अनिकेत को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की थी। अगर वो प्रूफ कर देता है तो ही इज नॉट लायबल, तो गुड्स पेरिशेबल हो गया। आ रही है बात समझ में? तो सिंपल याद क्या रखना, पेरिशेबल नेचर का गुड्स है, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले डिस्ट्रॉय हुआ तो बात ही नहीं करेंगे भाई, कॉन्ट्रैक्ट ही ना करूं मैं तो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद डिस्ट्रॉय हुआ, पता करो। डिफॉल्ट अगर सेलर का है तो सेलर विल बी लायबल, और डिफॉल्ट अगर सेलर का नहीं है तो सेलर विल नॉट लायबल। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, पेरिशेबल गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट अगर पेरिशेबल गुड्स का अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है और गुड्स पेरिशेबल हुआ है कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले
तो भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हुआ है और सेलर की कोई गलती नहीं है तो भी डैमेज की भरपाई कोई भी नहीं करेगा। आ रही है बातें समझ में? यही बात मैंने बेटा वहां पे लिखी हुई है। अच्छा बताओ, गुड्स में क्या होना चाहिए? प्राइस। बिना प्राइस का गुड्स होगा? हमने क्या बोला? ओनली क्या चाहिए? मनी। ओनली क्या चाहिए? मनी। मनी के बदले में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं बेटा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, बस आज इतना ही करवा के छोड़ूंगा। कंडीशन एंड वारंटी, एकदम पूरा नीचे मत देखो, पूरा रटवा दूंगा मैं भी आपको। सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल, मार्केट को एनालाइज करो। मुंबई में बेटा बहुत बड़ा मार्केट है, गुड्स का भी और सर्विस का भी। सर्विस का तो इतना नहीं, लेकिन गुड्स की तो मार्केट बहुत बड़ी है। ठीक है, जहां देखो वहां गुड्स है। मुझे बताओ, शाम को अगर तुम चाइनीज भेल खाने जा रहे हो वो भी क्या है? गुड्स है। पानी पूरी जा रहे हो वो भी क्या है? गुड्स है। बहुत बड़ा मार्केट है। अब समझो बेटा, इंडिया में 2 टाइप का बेटा कॉन्ट्रैक्ट होता है। मुझे बताओ, मैं घर से मेरे पापा के साथ गया टेलीविजन के शोरूम पे। घर से मैं और मेरे पापा ने डिसाइड करके गए थे कि सोनी का टेलीविजन लेना है। लेकिन जैसे ही टेलीविजन के शोरूम में पहुंचे ना, बहुत सारे ब्रांड, आजकल तो पता नहीं कौन कौन से ब्रांड आ चुके हैं, TCL, ठीक है, उसके बाद MI, रियलमी वालों ने भी पीछे नहीं हटा, रियलमी का आ गया, OnePlus का टेलीविज़न आ चुका है। ठीक है, अभी बूम पे क्या चल रहा है? MI, क्योंकि वो स्मार्ट टेलीविज़न है। लेकिन अभी कोई कोको नाम का भी एक आया है, कोको नाम का है जो सबसे सस्ते भाव में दे रहा है। ठीक है, तो V4U करके भी एक टेलीविज़न आई है जो ये फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिलती है। फ्लिपकार्ट का अपना ब्रांड भी आया है फ्लिपकार्ट के नाम से। फ्लिपकार्ट ने तो अपनी वॉशिंग मशीन भी निकाल दी फ्लिपकार्ट के नाम से, जिसमें सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, वो 3000 की मिल जाती है। सिर्फ उसमें कपड़े वॉश हो सकते हैं, ड्राई नहीं हो सकते। अब मुझे बताओ, ये सारे गुड्स आए मार्केट में। जब भी हम गुड्स खरीदने के लिए जाते हैं, मान लो मैं और पापा गए, घर से क्या डिसाइड कर गए थे? सोनी। लेकिन जब वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी देखे और सोनी का कॉस्ट था 1 लाख, बाकी MI का कॉस्ट था 23, दिल किस पे जाएगा? MI पे। ठीक है, लेकिन फिर भी सोनी ब्रांड है। ठीक है, MI अभी उतना फेमस नहीं हुआ है, लेकिन सोनी ब्रांड है, तो बार बार लेने का मन क्या कर रहा है? सोनी। लेकिन मान लो सेलर, मान लो जिसके शोरूम में गया वो अनिकेत है। अब अनिकेत को MI वालों की तरफ से एक ऑफर मिला था कि अगर इस दिवाली तक आपने 50,000 टेलीविजन बेच लिए तो मुंबई में 2 BHK का फ्लैट आपको हम देंगे। ये नलायक किस टारगेट में होगा? जो भी कस्टमर जो भी ब्रांड लेने को आए उसको किस में कन्वर्ट करूं मैं? MI में। बस इसने हमें भी वही गाना सुनाया। ठीक है, अब बेटा इसने MI की इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी कि अपन मजबूर हो गए क्या लेने पे? MI। लेकिन फिर भी जब पेमेंट करने लगे ना तो हाथ पीछे खींचा। पापा ने बोला ना ना सोनी ही लेते हैं। फिर उसने बोला, इसने एक कमिटमेंट कर दिया, अंकल जी टेंशन ना लो, आप लेके जाओ, अगर खराब निकले मेरे सर पे लाके मारना। खराब निकले मेरे सर पे लाके मारना मतलब क्या? आप लेके जाओ, अगर खराब हुआ तो मैं आपको नया पीस दूंगा। इस बात की कमिटमेंट को बोलते हैं बेटा कंडीशन। ठीक है, लेकिन ये क्या बोला कि सर अगर खराब हो आप मत आना, मैं आऊंगा ठीक करके जाऊंगा। इसको बोलते हैं वारंटी। इंडिया में क्या चलता है? वारंटी या कंडीशन? वारंटी। लेकिन एप्पल फोन में कंडीशन होता है बेटा। वहां पे सीधा सीधा आर्टिकल क्या होगी? रिप्लेस होगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? कोई डाउट? चलो ध्यान सुनो। तो हमने क्या बोला, अब सुनना। बायर और सेलर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ और सेलर के रिलायंस पे जो बायर ने आर्टिकल खरीदा, सेलर के रिलायंस पे जो बायर ने आर्टिकल खरीदा, इसको बोलते हैं बेटा स्टेपुलेशन। क्या बोलते हैं? स्टेपुलेशन। और ये स्टेपुलेशन 2 फॉर्म में होगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कंडीशन और आइदर इन द फॉर्म ऑफ वारंटी। जब आपका जो स्टेपुलेशन है एसेंशियल होगा मेन कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंडीशन। और जब कोलैटरल होगा तो हम क्या बोलेंगे? वारंटी। एसेंशियल का मतलब उसके बिना हो नहीं सकता। मुझे बताओ, आजकल कोई भी आर्टिकल बिना वारंटी के आती है? तुम बोलो या ना बोलो, 1 साल का तो होगा ही होगा। बाकी उसके बाद कुछ पैसे देने के बाद वारंटी बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल बाइक लेते हैं, उसके ऊपर बेटा 1 ईयर का इंजन का वारंटी होता है। लेकिन आपने अगर 2000 रुपये और पे कर दिए तो 5 साल तक कर देते हैं। यानी 5 साल तक अपन को इंजन में कुछ ही प्रॉब्लम हुआ, सीधा जाके बेटा इंजन का क्या रेक्टिफाई करेंगे? वो फ्री ऑफ कॉस्ट। अपन को सिर्फ क्या देना पड़ेगा? पार्ट्स के पैसे। लेकिन अगर वो पार्ट्स का भी हमने वारंटी ले रखा है तो उसका भी हमें पैसे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये वारंटी देता कौन है?
सेलर या कंपनी? कंपनी। बेटा कंपनी वारंटी देके रखती है किसको? सेलर को, और फिर सेलर मार्केट में दे रहा होता है। अगर कंपनी वारंटी ना दे तो क्या सेलर देगा? भाई वो तो जितना बेचेगा नहीं उससे ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा? नुकसान। ठीक है। और आजकल तो बेटा फ्लिपकार्ट पे एक अलग ही कांड चलने लगे हैं, और खासकर ज़्यादातर कांड जो है ना लेडीज़ प्रोडक्ट के साथ होते हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरे भैया का भी फ्लिपकार्ट पे ही मतलब सेल जाता है लेडीज़ प्रोडक्ट का। तो पता है ये लोग क्या करते हैं, जो पार्टी ड्रेस होती है ना, इन्होंने ऑर्डर किया और 7 डेज़ का रिप्लेसमेंट होता है। पार्टी पूरा एंजॉय किया उस ड्रेस से, फिर पैक मारा, रिप्लेस, फिर रिप्लेस। तो इसी वजह से बेटा फ्लिपकार्ट के ऊपर या अमेजोन के ऊपर आर्टिकल्स की अभी क्या हो चुके हैं, लेडीज़ प्रोडक्ट के आर्टिकल्स में रिप्लेसमेंट धीरे धीरे वो कम करते जा रहे हैं। पहले 7 डेज़ का होता था, अभी धीरे धीरे कम करके 2 दिन पे आया, और कुछ दिन बाद ये बेटा पूरा रिप्लेसमेंट सिस्टम हटाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे सेलर को क्या हो रहा है बेटा, बहुत नुकसान पता है किस चीज़ का होता है? कुरियर का। आएगा फिर जाएगा, तो एक ही आर्टिकल में मुझे कितनी बार कुरियर लग गए? 2 बार 3 बार कुरियर लग गए। समझ में आ गया? तो बेटा इंडिया में जुगाड़ू इंसान बहुत लोग हैं, कैसे किस चीज़ का फ़ायदा उठाना है बिंदास उठा लेते हैं। अब जैसे मान लो अपना अनिकेत है, उसको 2 दिन के लिए ही क्या यूज़ करना था, कोई लैपटॉप या कुछ यूज़ करना था 2 दिन के लिए, लैपटॉप मंगा लिया, 2 दिन तक यूज़ किया, रिटर्न पॉलिसी, पैसे वापस, मज़े ले लिए लैपटॉप के, ख़त्म हो गया भाई। उसके बाद थोड़ी चाहिए मुझे लैपटॉप। समझा नहीं समझा? तो ऑनलाइन खरीदने का बेटा ये फ़ायदा होता है। तो सुनो, कंडीशन और वारंटी आपको समझ में आ गया। अब ध्यान सुनो, कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन वारंटी नहीं। वारंटी तो वारंटी रहेगा ना। ठीक है, चलो एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लो प्रणीत के मम्मी ने आज प्रणीत को क्या बोला, बेटा क्लास से जब लौटी हो ना तो सॉल्ट लेके आना, नमक लेके आना। कौन सा? आयोडीन। ठीक है, ये नमक की दुकान पे गया और बोलता अंकल एक आयोडीन नमक दे दो। अंकल ने बोला बेटा आयोडीन तो ख़त्म हो गया, एक काम कर तू टाटा लेके आ, टाटा लेके जा। तो ये बोलता ना मम्मी मारेगी मुझे, आयोडीन नहीं दो। बोला कोई बात नहीं, मारेगी तो तू वापस लेके आ जाइए, मैं वापस कर दूंगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, नमक का वो पैकेट लिया, गया। नमक उसने वहाँ पे चेक नहीं किए, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था नमक में। नमक को जब खोला ना तो आधा वाइट आधा ब्लैक था। एक बात मुझे बताओ, इसको पूरा नमक वापस करना चाहिए था। इस नलायक ने क्या किया, वाइट वाला रख लिया और ब्लैक वाला लेके आया, और क्या बोलता अंकल इतना ब्लैक था, अब बस इसका वाइट दे दो। कर क्या रहा है ये, कंडीशन किस में कन्वर्ट हो गई? वारंटी में ना। भैया तुझे पूरी नमक वापस करनी चाहिए था। दूसरा एग्जांपल, बेटा फ्लिपकार्ट पे कभी कभी क्या होता है कि अपन 2-3 आर्टिकल एक साथ ऑर्डर कर देते हैं, तो पैक में आते हैं, होता है ना एक और फ्री। जब घर पे आता है तो फ्री वाला तो आया नहीं लेकिन मेन वाला आया। अब मान लो तुमने वो आर्टिकल रख लिए, तो फ्लिपकार्ट को नहीं पता है ना तुम्हें आर्टिकल हो गई डिलीवरी। जब तक तुम ऑब्जेक्शन रेज नहीं करोगे उनको पता चलेगा कि तुम्हें पूरी आर्टिकल गई है? नहीं ना। तो अगर आपके पास आर्टिकल आपने 3-4 बुक की है और 3-4 बुक में से सिर्फ एक आर्टिकल आई है, बाकी की आर्टिकल नहीं आई, तो आपको कंप्लेन रेज करना पड़ेगा। तो आप ये आर्टिकल लेके जाएंगे और फिर 4 आर्टिकल आपको भेजेंगे। लेकिन अगर आप एक आर्टिकल रख लेते हो और फिर बोलते हो कि नहीं मुझे बस 3 भेज दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? वारंटी में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन वारंटी कंडीशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? तो एग्जाम में आपको पूछ देता है कि ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पे कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? वारंटी में। पेज नंबर 51 पे देखो लिखा हुआ है, व्हेन कंडीशन में बी ट्रीटेड एज अ वारंटी। पहला, वेयर द बायर वेव्स द कंडीशन। वेव्स का मतलब होता है छोड़ देना, बायर ने खुद कंडीशन छोड़ दिया। ठीक है। दूसरा, वेयर द बायर ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। खुद बायर कंडीशन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? वारंटी में। एक बात मुझे बताओ, वुडलैंड के शूज के ऊपर क्या आती है, वारंटी या गारंटी? गारंटी होती है। अब अगर मान लो अनिकेत ने भी वुडलैंड का शूज खरीदा, उनका गारंटी था 3 साल का, लेकिन 2 साल में ही फट गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लेन ना। अगर मान लो ठीक है ये नहीं कंप्लेन कर रहा है, तो उनको थोड़ी सपने आएंगे कि भाई इसका शूज फट गया। तो इसने कंडीशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? वारंटी में। नेक्स्ट, where the contract is indivisible and the buyer has accepted either the whole। अभी मैंने एग्जांपल दिया, भैया तुमने 3-4 आर्टिकल एक साथ मंगाए, उसमें 2 आर्टिकल खराब है, तुमने रख लिए, तो तुमने कंडीशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? वारंटी में। नेक्स्ट, where the fulfillment of condition is excused by law। कभी कभी देखते हो लॉ मेकर मना कर देते हैं कि अब ये आर्टिकल के साथ ये नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मोबाइल के साथ
हेडफोन आते थे, ईयरफोन आते थे, अभी आते? ये किसने मना किया है? लॉ में करने ना कि नहीं ईयरफोन देना ही नहीं है। अगर देना ही नहीं है तो फिर मार्केट में ईयरफोन बेच ही क्यों रहे हो? ठीक है। और एप्पल का तो अपना अलग ही स्वैग है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं भाई, चार्जर भी खरीद, एडेप्टर भी खरीद, ठीक है ना, सब कुछ तुम्हें खरीदना पड़ेगा। हम सिर्फ क्या देते हैं, बस फोन, बाकी जो भी तुझे लेना है सब क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। चलिए बेटा, अब ध्यान से लास्ट टॉपिक बेटा, दो चीजें, एक होता है एक्सप्रेस कंडीशन और एक होता है इम्प्लाइड कंडीशन। एक होता है एक्सप्रेस वारंटी, एक होता है इम्प्लाइड वारंटी। एक्सप्रेस का मतलब क्या है, स्पोकन और रिटन। जो चीज मैं बोल के कर रहा हूं वो क्या है बेटा, एक्सप्रेस, और जो चीज मैं स्पोकन और रिटन कर रहा हूं वो भी एक्सप्रेस है। इम्प्लाइड का मतलब क्या है, अपने आप हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड। मुझे बताओ हमें पढ़ना क्या चाहिए, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड? इम्प्लाइड। एक्सप्रेस तो एग्रीमेंट में लिखा होगा ना, इसलिए लॉ में करना हमें पढ़ाया भी क्या है बेटा, ओनली इम्प्लाइड। ठीक है, चलिए तो पहले पढ़ रहे हैं हम इम्प्लाइड कंडीशन, पेज नंबर 52 पे है। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। एक बात मुझे बताओ, जब तुम किसी से कोई गुड्स खरीदते हो तो उसमें इम्प्लाइड क्या है, कि वो गुड्स उसके ओनरशिप में होना चाहिए। ये इम्प्लाइड है ना, गुड्स उसके ओनरशिप में होना चाहिए, ये क्या है बेटा, इम्प्लाइड है। देन इम्प्लाइड कंडीशन अंडर सेल बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या, जैसा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था वैसा ही आर्टिकल होना चाहिए। मान लो अनिकेत को भाई के शादी में जाना है और इसने क्या किया था बेटा, शेरवानी सिलवाने के लिए दे दिया था अपना, समझा। अब मुझे बताओ, ये पूरा डिजाइन दे के आया था टेलर को, और मान लो टेलर को ने बेटा प्रणीत था, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया बेटा, इसने बोला था स्लिम फिट, ऐसा सिला जिसमें 2 अनिकेत जाएंगे। एक बात बताओ, अब इसने गलती किसने की, प्रणीत ने। तो ये सीधा क्या बोलेगा, भैया जैसा आर्टिकल मैंने बोला था वैसा मुझे बना के दो, क्योंकि सेल बाय डिस्क्रिप्शन नहीं है। नेक्स्ट, इम्प्लाइड कंडीशन अंडर सेल बाय सैंपल, जैसा सैंपल दिखाया था वैसा ही आर्टिकल मुझे चाहिए। नेक्स्ट, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसेमनेस, मतलब क्वांटिटी पूरी चाहिए। होलसेमनेस का मतलब क्या होता है बेटा, क्वांटिटी मुझे पूरी चाहिए। मैंने अगर 10 क्वांटिटी ऑर्डर की थी तो 10 की 10 चाहिए। एंड इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। एक बात मुझे बताओ, आई आर्टिकल तो जरूर, लेकिन फिट टू यूज नहीं थी। ऐसा पता है हमारे साथ धोखा कब होता है, मैंगो। आपने देखा होगा मैंगो के सीजन में, मुंबई में खासकर मैंने ये देखा है, वो रेड लाइट पे, सिग्नल्स पे मैंगो बेच रहे होते हैं कार्टून में, बॉक्सेस में। अब उन्होंने सीधा क्या बोलते हैं, बॉक्स 1200 का, 600 का, 700 का, क्लियर है। अब उसमें अगर मैंगो डिस्ट्रॉय निकल जाए तो, मैंगो डिस्ट्रॉय निकल जाए तो लॉ मेकर यही बोलता है कि बेटा आर्टिकल क्या होना चाहिए, फिट टू यूज होना चाहिए। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है बेटा, कुछ जगह पे आपको अपना यूज बताना पड़ेगा, और यूज बताने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा जिसको आप यूज बता रहे हो वो बंदा उस यूज को सेटिस्फाई करने के लायक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अनिकेत किसी किराने की दुकान पे जा रहा है या किसी मेडिसिन इसके इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जा रहा है, और उसको बोला कि भैया 10 मीटर वायर दे दो, ठीक है ना। तो इसने अपना पर्पस बताया, तो सेलर ने अपना वायर निकाल के दे दिया जो भी था। लेकिन अगर मान लो इसने बोला होता भैया एसी चलानी है, तो क्या वो नॉर्मल वायर देता? कौन सा देगा, एसी वाला। अब मुझे बताओ, इसने पर्पस बताया, लेकिन उस वायर को लगाने के बाद भी एसी जल गई। अब सेलर से क्या कॉम्पनसेशन मांग सकता है? यस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पर्पस बताया था। समझ में आया नहीं आया? पक्का। लेकिन ध्यान से, लॉ मेकर क्या बोलता है, जब तुम किसी को अपना पर्पस बता रहे हो ना, तो वो बंदा उस चीज का एक्सपर्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अनिकेत जो है किसी मेडिकल शॉप पे गया, ठीक है, और उसको बोलता है कि भैया वाटर बोतल मिलेगा जिसमें मैं गर्म पानी रख सकूं। उसने बोला हाँ हम ये भी बेचते हैं। तो उसने बोला ऐसा वाटर बोतल दो जिसमें जितना भी गर्म पानी डालो कुछ ना हो, ठीक है। इसने वो वाटर बोला 4000 का आएगा, खरीदा। 4000 का वाटर बोतल लेके घर गया, पानी गर्म किया और डाला, ब्लास्ट, बोतल ब्लास्ट कर गई, इसके हाथ जल गए। क्या वे क्लेम फाइल कर सकता है? जहां पे गया था क्या वो एक्सपर्ट था? किराने की दुकान पे जाके बोल रहे हो भैया एसी का वायर दो, तो गलती किसकी है? लेकिन हाँ, कोर्ट ने क्या बोला, ठीक है हम कॉम्पनसेशन तो नहीं दिलवा सकते, लेकिन जो नुकसान हुआ है, डैमेजेस जो है उसके हम भरपाई करवा देंगे, बट वो भी मर्सी है, वो भी मर्सी है, बिला। तो समझ में आया या नहीं आया? पक्का। तो
तो ये है बेटा क्वालिटी ऑफ फिटनेस, तो आपको अपना बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, इम्प्लाइड वारंटी। पहला क्या है, इम्प्लाइड वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, पेज नंबर 53। एक बात मुझे बता बेटा, ये मोबाइल अगर मैं सेल कर रहा हूँ, ये मोबाइल जिसमें मैं अभी PDF देख रहा हूँ, ये मोबाइल मैं सेल कर रहा हूँ, एक बात मुझे बताओ, ये मोबाइल अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो सबसे पहले इसका पोजीशन अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए। अनडिस्टर्ब्ड का मतलब ये मोबाइल एक्चुअली मेरी नहीं थी बेटा, कल ही मैंने रास्ते पे गिरी हुई थी, मैंने उठा ली थी, गिरी हुई थी मैंने उठा ली थी, समझा। अभी जैसे रिसेंटली मेरे साथ हुआ बेटा, ऐसा गांव में विलेज में हुआ, पापा ने भैया ने अभी रिसेंटली एक कार खरीदा, तो कार तो आई ही आई, साथ में एक मोबाइल फ़ोन आई नोकिया 1100, ठीक है। अब भैया ने उसको निकाला, फिर सिम लगाया, देखा ऑन हो गया, ठीक है। अब ऑन जैसे ही हुआ, उस जिससे कार खरीदा था, ऑन हुआ तो कॉल चालू हो गया, बस उसने नंबर ट्रेस कर लिया, आ गया, बोलता भाई मोबाइल गाड़ी के साथ एक कार मोबाइल आ गई थी, दे दो, देना पड़ेगा ना मुझे। अब अगर मान लो वो मोबाइल मैं किसी को बेच देता तो क्या हो जाता, अगर वो मोबाइल मैं किसी को बेच देता तो क्या हो जाता, क्या मेरा पोजीशन पूरा था? नहीं। तो सामने वाला जो बायर था उसको आर्टिकल वापस करनी पड़ जाती, और वो मेरे ऊपर किसका केस लगा देता? फ्रॉड का, कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया। आ रही बात है समझ में? चलिए, उसके बाद है इम्प्लाइड वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेज। एक बात मुझे बताओ, ये मोबाइल मैंने गिरवी रख के 10,000 रुपये ले रखे हैं, क्या अब इसको सेल कर सकता हूँ? पोजीशन फ्री है क्या? नहीं ना, समझा नहीं समझा? नेक्स्ट, इम्प्लाइड वारंटी एज टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। बेटा ये इम्प्लाइड है कि आपको गुड्स का डेंजरस नेचर बताना पड़ेगा। अगर आपने गुड्स का डेंजरस नेचर नहीं बताया तो ये गलत है। तो ये इम्प्लाइड है कि आपको गुड्स का क्या बताना पड़ेगा? डेंजरस नेचर बताना पड़ेगा, समझा? पक्का? तो ये है बेटा हमारा इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी। एग्जाम में ये दो चीज बेटा बहुत आते हैं, ठीक है? समझ में आ गया दोनों चीजें? पक्का सबको समझ में आ गई? दो कंसेप्ट बेटा छोटे छोटे, एक है केवेट इंपेटर और एक है केवेट वेंडर। केवेट इंपेटर का मतलब क्या होता है? लेट द बायर बी अवेयर। आज के दिन आप कोई भी गुड्स खरीदने के लिए जा रहे हो तो पहले आप सावधान, देख लो, चेक कर लो कि आपके लिए है वो या नहीं। लेकिन एक बात बताओ, लेट द बायर बी अवेयर का कंसेप्ट क्या हर एक जगह पे लगेगा? नहीं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहां पे क्या लगता है? लेट द सेलर बी अवेयर। ऐसा कब कब होगा? जब तुमने सैंपल दिखाया होगा, जब तुमने डिस्क्रिप्शन दिया होगा, जब तुमने अपना यूज बताया होगा, तो वहां पे क्या लगेगा? लेट द सेलर बी अवेयर। 99% चांसेस में क्या लगता है? लेट द बायर बी अवेयर। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, ब्रेड परचेज करने के लिए जा रहे हो तो क्या लगेगा? सेलर बायर बी अवेयर या वेंडर बी अवेयर? बायर बी अवेयर। आप जाके देख लो ना मैन्युफैक्चरिंग कब की है, एक्सपायरी कब की है। मिल्क खरीद रहे हो तो देख लो। ऐसा हम करते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी चलो, आज के दिन सेलर अपना रेपुटेशन बचाने के लिए आपको मिल्क खराब होने के बाद ही वापस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मिल्क लेके गए, देखा जाए गलती उसकी भी है, आप एक्सपायरी मिल्क बेच ही क्यों रहे हो? समझ में आ रहा? तो वो अपनी मार्केटेबिलिटी बचाने के लिए क्या करता है बेटा? आपको आर्टिकल रिटर्न कर देता है। तो 99% केसेस में क्या है बेटा? लेट द बायर बी अवेयर। लेकिन 10% ऐसे केसेस है जहां पे क्या है? लेट द सेलर बी अवेयर। आ रही है बातें समझ में? तो ये दो टॉपिक आप लोग एक बार रीड कर लेना घर पे। बस आज के लिए बस इतना ही बेटा। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी से हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? यहां तक सब पढ़ के आना अच्छे से।